हाय, मेरा नाम है परागपाल और आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 1 में। स्टैट प्रो के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल्स, व्हाट इज प्रोसेस और व्हाट इज आउटपुट। ठीक है, कि आपकी प्रोसेस क्या रहेगी, आप किस तरीके से काम करोगे, काम करते वक्त आपको कहाँ कहाँ से डाटा लेना है और आपका क्या आउटपुट रहना चाहिए। और जब आप आउटपुट बनाओगे तो उस टाइम में आपको कौन कौन सी चीजें लगने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं 3 प्रेजेंटेशन में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा, जिसमें हम कुछ आईएस कोड्स की चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो कंटेंट है वो है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ लोडिंग, लिमिट स्टेट ऑफ फिलोसॉफी, डिजाइन बिल्डिंग प्लान, फिक्सिंग कॉलम एंड लोड कैलकुलेशंस। सबसे पहली बात ये आती है कि आपके पास कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे आपके पास लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फ्रेम स्ट्रक्चर को आप शॉर्ट स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन के सबसे पहले आंसर मिलना बहुत जरूरी है। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें हम पूरा लोड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल के हिसाब से ग्राउंड तक पहुंचाते हैं। मतलब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी हमारा लोड रहता है, जो भी आपका ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड है, ठीक है, वो नीचे इस तरीके से फाउंडेशन हमारा नहीं होता है। हम नीचे फाउंडेशन मतलब एक वॉल ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा लोड ऊपर से आता है, सारा का सारा लोड थ्रू फाउंडेशन तक बाय वॉल के फॉर्मेट में हम नीचे भेजते हैं। तो इसमें क्या लॉसेस क्या होते हैं, वो चीजें सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सॉइल की कैपेसिटी, जैसे हम सेप बेरिंग कैपेसिटी एसबीसी जो बोलते हैं, अगर वो बहुत कम है, तो आपका ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो है, ये जल्दी ही जल्दी इसमें क्रैक्स आना चालू हो जाएंगे। और इसमें जो सर्विसिबिलिटी होती है वो ज्यादा टाइम तक नहीं होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका कभी भी डिपार्ट हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में सपोर्ट काइंड का जो सिस्टम है, ये बस आपके वॉल के ऊपर ही डिपेंड होता है। ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में आपको रेनफोर्समेंट, मतलब आपको जो स्टील का काम जो लगता है, वो सिर्फ स्लैब में ही आपको यूज होगा। जब आप स्लैब बनाएंगे सिर्फ उसमें ही आपको स्टील का काम लगेगा। रेस्ट पूरे बिल्डिंग में आपको सिर्फ ब्रिक का काम लगेगा, आपको सिर्फ ब्रिक यूज करना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रिक की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा लगती है कंपैरेटिवली द आरसीसी बिल्डिंग। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग आरसीसी मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में थोड़ी कम होती है। बट ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको ज्यादा लाइफ स्पैन के लिए काम नहीं देता है। तो इसलिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को हाई स्टोरी बिल्डिंग के लिए सिलेक्ट ही नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें उस टाइप के प्रॉपर्टीज नहीं होती है, हम उस टाइप की डिफ्लेक्शंस नहीं ऑक्युपाई कर पाते। अगर आपको उसको शेयर फोर्सेस भी प्रोवाइड करने हैं तो आप उसमें शेयर फोर्सेस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जी क्रैकिंग के लिए अगर आपको कुछ फोर्सेस अप्लाई करने हैं तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाउ अभी हम बात करेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स वहां पे होते हैं, जो प्रॉपर लोड प्रॉपर लोड थ्रू द एक्शियल वे में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जैसे कि फाउंडेशन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाउंडेशंस होते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाउंडेशंस होते हैं। स्ट्रैप, फिर ये क्या करते हैं, ये जो बीम है अपना लोड, मतलब स्लैब सबसे पहले अपना लोड बीम को देगा और बीम अपना लोड थ्रू कॉलम फाउंडेशन को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी फ्रेम स्ट्रक्चर में होती है। यहाँ पे हम स्टील और कंक्रीट ये दोनों कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, इसके वजह से इसमें सर्विसिबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। ये क्रैकिंग के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, वाइब्रेशंस के लिए आपको हेल्प करता है। कोलैप्स में मैं आगे आऊंगा कि किस तरीके से कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये सारी चीजों को इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको बड़े से बड़े स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो हर स्ट्रक्चर के लिए, कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, जैसे हमारा दुबई के जो स्ट्रक्चर्स हो गए, ओके, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हाई स्ट्रक्चर हो गए, हर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को विंड के रिस्पेक्ट में और अलग अलग काइंड के रिस्पेक्ट में विस्टैंड करने के लिए
ये फ्रेम स्ट्रक्चर ड्यूरेबल होता है और आप इसको किसी भी डायग्राम में, किसी भी शेप में इसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ वॉल न देना है, आपको सिर्फ ग्लास सिस्टम की बिल्डिंग बनाना है, तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग डाटा होता है आपके फ्रेम स्ट्रक्चर में। फ्रेम स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है टू गेन द सर्विसिबिलिटी, टू टू फाइट अगेंस्ट द क्रैकिंग। ठीक है, अगर आपकी सेफ बेरिंग कैपेसिटी कम भी हो, तभी भी उस केस में ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको अलग अलग टाइप की कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आपके बिल्डिंग में क्रैक्स क्रिएट ना हो। ओके, ना उसके बाद हमारे पास ये जो मटेरियल है, आप देख सकते हो कि मेसनरी स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर, ये तो आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो गया, दिस इज टोटल लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। पर स्टील स्ट्रक्चर जो होता है, उनके और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। पहले हमने यहाँ पे देखा फ्रेम बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये जो होता है, ये स्टील स्ट्रक्चर होता है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, प्री फैब बिल्डिंग्स कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स है, जो हमारे एनालिसिस में भी सीखेंगे, इसमें बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शंस यूज किए जाते हैं ताकि शेयर को फॉर्म करे, शेयर को हैंडल करे। इसमें बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन हम हमारे डिजाइन में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के पीईबी स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये यूजुअली मोर, जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो कंपनीज होती है, वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं, जिनकी बहुत हाइट होती है और बहुत विड्थ लेंथ होती है, ऐसे पर्टिकुलर जगह पे इस टाइप के स्टील स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। देखा जाए तो कंपोजिट स्ट्रक्चर भी एक टाइप होता है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का, जिसमें आरसीसी और स्टील दोनों स्ट्रक्चर को मिला के एक आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है, एक आपकी पूरी बिल्डिंग बनती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर एक सर्च कर सकते हैं, expanded polystyrene wall, expanded polystyrene wall used for the construction activity। एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आईएसएमबी सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, सर्कुलर सेक्शन हो गया, पाइप सेक्शन हो गया। तो आपने देखा होगा ये स्टील टेबल में अवेलेबल है, और हम इसको इनके टेंशन डिजाइन के लिए, लेसिंग के लिए, बैटनिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। बट ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से इन सारे स्ट्रक्चर को प्रॉपरली एनालिसिस करें। ठीक है, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर में ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली आरसीसी स्ट्रक्चर। तो अगर आपको जो बिल्डिंग आप रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बनाते हो, अगर आप वो बिल्डिंग प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर मतलब स्टील मेंबर्स की लेके बनाते हो, तो आपकी कॉस्ट भी कम होती है और आपको मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जब आप स्टैट रो में एनालिसिस सीखते हो। ठीक है, उसका भी एनालिसिस मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट में मैंने काफी अच्छे तरीके से उसको मैंने एनालिसिस एंड डिजाइन किया है। तो आपको और एक चीज जानना चाहिए कि रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर में हमारा इस तरीके से काम रहता है, जिसमें कंक्रीट और स्टील हम यूज करते हैं, और कंपोजिट स्ट्रक्चर में आरसीसी प्लस आरसीसी प्लस स्टील स्ट्रक्चर का काम होता है। ठीक है, ये हमारे पाइप सेक्शन है। ठीक है, ये इस तरीके से सेक्शन क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि प्रॉपरली जो आपके पूरे बिल्डिंग में जो स्ट्रेसेस आने वाले हैं, ठीक है, वाइब्रेशंस आने वाली है, उनको रिड्यूस करे। जैसे आपने देखा होगा कि आपके बाइक में सस्पेंशंस होते हैं। ठीक है, आपके बाइक में सस्पेंशंस होते हैं, तो उन सस्पेंशंस को, जैसे आप गाड़ी चलाते हो कि कहीं पे गड्ढा आ गया, उस गड्ढे से आपने गाड़ी लेके चले गए, तो आपकी गाड़ी में आपको वाइब्रेशंस मतलब मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें सस्पेंशंस लगे होते हैं। तो कंपोजिट स्ट्रक्चर में भी ये जो स्टील स्ट्रक्चर हमने लगाए हैं, ये सस्पेंशन जैसे काम करते हैं, कभी कभी बेरिंग जैसे काम करते हैं। आपको अगर और एग्जांपल दूं मैं, तो जैसे मेजर स्ट्रक्चर, मेजर बीम रहते हैं, तो उनके नीचे आपने देखा होगा पियर के ऊपर जो मतलब फाउंडेशन होता है, कॉलम जो हम जिसको कहेंगे पियर कहेंगे, और ऊपर का जो स्लैब है, रोड का जो स्लैब है, ब्रिज का जो स्लैब है, उनके बीच में एक बीयरिंग लगी होती है। वो बीयरिंग क्या करती है? वो बीयरिंग अर्थक्वेक जैसे काम, अर्थक्वेक की जो लोडिंग होती है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ओके, उनको नीचे ट्रांसफर करने का काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोडिंग कंडीशंस। जब भी हम स्टैट प्रो में या किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी एक्सेल शीट में हम बिल्डिंग को अगर डिजाइन करना चाहते हैं, तो आपको लोडिंग कंडीशंस को ध्यान में रखना है कि हमारे पास कितनी लोडिंग कंडीशंस है, हमको कौन कहाँ से लोडिंग लेना है,
डेड लोड हमें कहाँ से लेना है, लाइव लोड हमें कहाँ से लेना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डेड लोड जो होता है ये आईएस कोड 875 पार्ट 1 1987 से हम लेते हैं। यहाँ पे आपको हर छोटे 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 मटेरियल का डेड लोड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है और कॉन्सेंट्रेटेड लोड में भी दिया है और उसका वेट भी दिया होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इम्पोज फ्लोर लोड देख रहे हैं जो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए उन्होंने बताया गया है। तो अगर आपको ऑल रूम्स एंड किचन के लिए, अगर आपको ड्वेलिंग हाउसेस अगर आप बना रहे हो तो आपको ये इतना आपको फ्लोर लोड इसको देना पड़ेगा। मतलब जो आपका रूम और किचन है, जो आपकी किचन और रूम है वहां पे आपको जो फ्लोर लोड रहेगा वो आपको 2.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना अप्लाई करना पड़ेगा। टॉयलेट और बाथरूम का जो लोड रहेगा, मतलब जो फ्लोर का लोडिंग रहेगा, सिर्फ फ्लोर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, डेड लोड की बात नहीं कर रहे, दिस इज अ फ्लोर लोडिंग। जो फ्लोर लोड हम लगाएंगे वो आपको 2 किलो न्यूटन लगाना पड़ेगा। अगर आप बालकनी बनाते हो तो आपको 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना आपको लोड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ड्यूरिंग एनालिसिस सीखने वाले हैं। अभी बात आती है लाइव लोड के ऊपर। लाइव लोड हम कैसे अप्लाई करेंगे, कहां से लाएंगे? लाइव लोड आप आईएस कोड 875 पार्ट 2 1987 से लेके आएंगे। यहाँ पे लाइव लोड आपको ये बताता है कि किसका लाइव लोड कितना लेना है। वहां पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सेम पैटर्न वहां उस पर्टिकुलर कोड में भी होता है। जब हम एनालिसिस करेंगे साइड बाय साइड ये कोड में ओपन करके आपको बताऊंगा किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। और दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डेड लोड आईएस कोड में नहीं मिलता है तो आप मैन्युअली कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको जिस पर्टिकुलर मटेरियल का भी आप डेड लोड असाइन करना चाहते हो उसका पहले आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगा। अगर मान के चलो मैं कॉलम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो कॉलम में कौन कौन से 3 डायमेंशन आएंगे जो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला मतलब आएगा उसकी लेंथ। लेंथ को हम कन्वर्ट करेंगे हाइट में, चलो हम लेंथ को करते यूज एज अ हाइट, विड्थ, ओके, और उसकी अनदर साइड की विड्थ। ठीक है, क्लियर। तो हाइट और दो विड्थ अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो तीनों मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब 300 बाय 300 का अगर आपका कॉलम है एमएम में तो वो कैसे हो जाएगा 0.3 मीटर इंटू 0.3 इंटू हाइट। मान के चलो 3 मीटर की अगर आपकी हाइट है तो 0.3 इंटू 3 मीटर की आपकी हाइट होगी। तो ये हो गया आपका पूरा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कॉलम। और इस पूरे वॉल्यूम को आपको डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ कॉलम इज 25, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो लोड मिलेगा दैट लोड इज कॉल्ड एज अ डेड लोड। ठीक है, इसके जो टूल है ये आप मेरे वेबसाइट पे ऊपर जाके आप इसको यूज कर पाएंगे। मैं एक प्रॉपरली एक आपको एक्सेल शीट दूंगा जिसमें सारे लिंक अवेलेबल रहेंगे। आप उन लिंक का यूज करके ही डायरेक्ट मेरे वेबसाइट के ऊपर जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अभी हम बात करेंगे विंड लोड के बारे में। देखिए, हमेशा ध्यान में रखना है कि विंड लोड में एक विंडवर्ड प्रेशर होता है, एक लीवर्ड प्रेशर होता है। विंडवर्ड प्रेशर वो होता है जिस साइड से विंड एक्ट हो रही है, और लीवर्ड प्रेशर वो होता है जिस साइड से वो विंड प्रेशर रिलीज हो रहा है इन टर्म ऑफ बिल्डिंग। मतलब यहां से आपकी ये बिल्डिंग है आपकी, इस बिल्डिंग के ऊपर इस साइड से लोडिंग आई, मतलब इस साइड से विंड लोड अप्लाई हो रहा है। और ये क्या हो गया कि ये जो विंड लोड है ये बिल्डिंग किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर लोड को, वो बता रहा है कि हाँ ये बिल्डिंग कितना घूम रही है। अगर बिल्डिंग आगे जा रही है तो वो इस तरीके से बताएगा, इस तरीके से लीवर्ड मतलब कितना लोड बिल्डिंग बता रही है कि मैं कितना आगे जाने दे रहा हूं। ठीक है ना, अगर आपको विंड लोड निकालना है तो इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसके पर्टिकुलर फार्मूलाज है जो हम इस पूरे सीरीज में सीखेंगे कि किस तरीके से विंड लोड निकालते हैं हर रीजन वाइज। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपकी बिल्डिंग 8 स्टोरी है तब जाके ही हम विंड लोड अप्लाई कर सकते हैं, से बहुत लोगों का बहुत कहना है आता है। बट मेरे ख्याल से अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको विंड लोड का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। खुद आईएस कोड ये भी बोलता है कि आपको 6 से 7 मीटर स्टोरी, अगर आपकी 6 to 7 स्टोरी अगर आपकी बिल्डिंग है, ओके, तभी जाके आप विंड लोड को सिलेक्ट कीजिए या फिर मत कीजिए। लेकिन ये हर एरिया वाइज डिपेंडेंट होता है। अगर आप कोस्टल एरिया में जाओगे जहाँ पे सी शोर एरिया होता है, अगर आप उस एरिया में जाते हो तो उस साइड में विंड इंटेंसिटी बहुत हैवी होती है। अगर आप हेवी एरिया में जाओगे, हिली एरिया में जाओगे, तो वहां पे भी आपकी विंड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो भी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
नाउ अभी अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड आपको निकालना है तो 1893 पार्ट 1 2002 ये पर्टिकुलर आपको आईएस कोड आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और उसका यूज करके फिर हम अर्थक्वेक लोडिंग निकाल पाएंगे। इसमें हम टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करेंगे कि अगर हमारे बिल्डिंग के ऊपर कोई अर्थक्वेक आता है तो टाइम के हिसाब में, जैसे सेस्मोग्राफ ये एक टूल होता है जो अर्थक्वेक रिकॉर्ड करता है, ठीक है। आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर सर्च कीजिए सेस्मोग्राफ करके, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उसके रीडिंग रिकॉर्ड की जाती है। ओके, वो मैं एक दो वीडियो के बाद आपको दिखा भी दूंगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको अर्थक्वेक लोडिंग में समझने को मिलेगी। तो देखा जाए बेसिकली हम पूरे स्टार्ट प्रो सीरीज में आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देंगे कि आपको बिल्डिंग से मॉडलिंग के साथ बिल्डिंग के प्रॉपर आउटपुट तक आपको सारी चीजें पता रहेगी। नाउ अभी हम बात करेंगे डिजाइन अप्रोच के बारे में। कौन कौन से डिजाइन अप्रोच है और को क्यों यूज नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा आता है अल्टीमेट लोड मेथड और तीसरा आता है लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आजकल सिर्फ कुछ ही चीजों के लिए, कुछ ही स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के लिए यूज की जाती है, जैसे हो गया वाटर टैंक डिजाइन, क्योंकि आज तक लिमिट स्टेट ने उसके लिए सर्विसिबिलिटी की क्राइटेरिया प्रोवाइड नहीं किया है, और किया भी है तो वो उतना सेटिस्फैक्ट्री क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ उन्होंने मटेरियल के लिए ही क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है। अल्टीमेट लोड मेथड में क्या होता था कि हम मैक्सिमम कुछ ज्यादा ही लोड कंसीडर कर लेते थे, जिसके वजह से हमारा जो क्वांटिटी है मटेरियल की, देखो अगर आप ज्यादा लोड कंसीडर कर रहे हैं तो आपका कॉलम का, बीम का या फिर किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर का साइज बढ़ेगा। एक सिंपल चीज आपको ध्यान में रखना है जब आप एनालिसिस करते हो, अगर आपका बीम है 10 मीटर का बीम है, ठीक है, तो 10 मीटर के बीम में अगर मान लो 17 किलोन्यूटन पर मीटर इतना लोड अगर एक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको इसका मतलब ये हो गया कि आपको आपके बीम की डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें दोनों कॉलम के बीच का स्पेसिंग 10 मीटर है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतनी ज्यादा डेप्थ बढ़ती है। जितना कम कॉलम का स्पेसिंग होता है, ओके, टू कॉलम्स पे जितना कम होता है उतनी कम क्या होती है, डेप्थ होती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है फॉर अ लिमिट स्टेट ऑफ मेथड। तो अल्टीमेट लोड मेथड में क्या होता था कि हम मोर लोड, मोर वॉल्यूम कंसिडर करते थे, जिसके वजह से हमारा सेक्शन, हमारा बिल्डिंग अनइकोनॉमिकल बन जाता था, और अनइकोनॉमिकल बनने के वजह से हमारी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। लिमिट स्टेट में क्या होता है कि लिमिट स्टेट में हमको सर्विसिबिलिटी, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की लाइफ लाइफ लाइन पॉलिसी हमें मिल जाती है, और हमें ये पता चलता है कि हाँ, अगर मैं इस मेथड से अगर घर बनाऊंगा तो मेरा घर में क्रैक कम आएगी, मेरे घर में अच्छा दिखेगा, मेरा घर अलग अलग तरीके से डिजाइन हो पाएगा। आगे की सोच के हिसाब से भी मैं इसके ऊपर लोडिंग कंडीशन अभी से डाल के रखूं तो आगे जाने वाले आने वाले जो स्ट्रक्चर है, जो उसके ऊपर ग्राउंड स्टोरी को मैं G+ अगर 1 भी बनाता हूं, तो वो आगे जाके मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, उतना लोड कैरिंग कैपेसिटी मेरे स्ट्रक्चर में रहेगी। ये होता है लिमिट स्टेट ऑफ मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं कि लिमिट स्टेट में बहुत सारी मेन 4 फिलोसॉफी होती है। पहली होती है टू असेस द डेड लोड एंड एक्सटर्नल लोड एंड फोर्सेस लाइक टू बी अप्लाइड ऑन अ स्ट्रक्चर। लिमिट स्टेट में सबसे पहले ये चीज होती है कि हमको ये असाइन करना है कि डेड लोड भाई कितने हैं, क्या क्या डेड लोडिंग आएंगी। उसके बाद बाहर से हमारे कितने लोड अप्लाई होने वाले हैं, जैसे लाइव लोड कितना होगा, विंड लोड कितना होगा, अर्थक्वेक कितना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें, वाइब्रेशन के कितने लोड होंगे, ये सारी हमें एनालाइज करके ही आगे के बारे में सोचना है। नेक्स्ट है हमें टू डिटरमाइन द डिजाइन लोड फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन लोड। आईएस कोड ने हमें बहुत सारी कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड की है। स्टैट प्रो में 4 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑटो कॉम्बिनेशन, एक खुद आप कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने कहीं पे काम लिया, कंसल्टेंट ने बोला कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर फैक्टर के साथ इतना इतना मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो आप खुद भी एक कॉम्बिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिमिट स्टेट में। थर्ड होता है टू एस्टिमेट स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सेस, जैसे बेंडिंग मोमेंट निकालना, शेयर फोर्सेस निकालना, थ्रस्ट निकालना। थ्रस्ट मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक पर्टिकुलर वीडियो में, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें लिमिट स्टेट में आती है जो आपको हेल्प करती है डिजाइन के लिए। देन नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्क्रीट सेक्शन एंड अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट नीडेड। लिमिट स्टेट आपको ये भी बोलता है कि आपको कितना क्वांटिटी लगेगा और कितना स्टील लगेगा, ये आपको केजी में लिमिट स्टेट बताता है। इसलिए लिमिट स्टेट इकोनॉमिकल भी कहा जाता है, क्योंकि वो मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्वांटिटी
का यूज करके आपको एक बेटर और सुटेबल स्ट्रक्चर की डिजाइन प्रोवाइड करता है। उसके बाद व्हाट आर द लिमिट स्टेट। देखिए दो चीजें होती है, एक तो सर्विसिबिलिटी और एक तो कोलैप्स। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, आगे जाके पहले हम ये सीखेंगे लिमिट स्टेट में सर्विसिबिलिटी और कोलैप्स। तो कोलैप्स मतलब होता है फ्लेक्चर। फ्लेक्चर मतलब क्या? क्रैकिंग, वर्टिकल क्रैकिंग। कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब क्या? स्ट्रेन, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेन। रिडक्शन ऑफ स्ट्रेन मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का फार्मूला ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वर्सेस ट्रांसवर्स स्ट्रेन। जितना स्ट्रेन मतलब होता है चेंजिंग वॉल्यूम, एक तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर वो बढ़ता है तो आपके सेक्शन में क्रैक आएंगी, अगर वो घटता है तो आपके सेक्शन के जो मटेरियल है वो टूट जाएंगे। ठीक है। शेयर, शेयर मतलब भी होता है क्रैक, और टॉर्शन मतलब होता है ट्विस्टिंग, मतलब घूमना, अपने एक्सियल पॉइंट में घूमना, ट्विस्ट करना। जैसे मान लो आप कपड़े धोते हो तो कपड़े को ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हो, उस ट्विस्टिंग को बोलते हैं टॉर्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट मैं आपको दिखा, ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ऊपर से लोडिंग आना जिसके वजह से मटेरियल साइड निकल गया। अगर यही चीज अगर ऊपर से लोड ना आते, लोड बाहर की तरफ अगर खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या कि इस पर्टिकुलर कॉलम में कहीं ना कहीं के क्रैक आएगी। तो ये चीजें आती है कोलैप्स में, आपके कोलैप्स में आती है। ठीक है। सर्विसिबिलिटी हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक वर्टिकल मेंबर्स के लिए ध्यान में रहता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के लिए ध्यान में रहती है। जैसे डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट, क्रैकिंग, बट हाउ इन हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन के मेंबर के लिए, वाइब्रेशंस। ठीक है, ये सारी चीजें आती है लिमिट स्टेट में। क्लियर ना? अभी मैं आपको एक लास्ट चीज इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर्स की बताने वाला हूं कि कॉम्बिनेशंस। देखिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमें आईएस कोड 456 2000 ने दिया है कि हमारा कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.5 रहना चाहिए और स्टील का रहना चाहिए 1.15। तो भाई ये होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का ये मतलब होता है कि अगर मैंने आज जो मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, आगे जाके 5 साल के बाद अगर मैं उसके ऊपर और कोई दूसरी बिल्डिंग बनाऊंगा, तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो लोड है वो एग्जिस्टिंग स्टोरी ने लेना चाहिए या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ने कैरी करना चाहिए। तो इसलिए हम नीचे का जो फाउंडेशन बनाते हैं वो 1.5 गुना जो भी हमें बिल्डिंग का लोड है जितना भी आने वाला है, उसको और 1.5 गुना पकड़ के, उसको और 1.5 गुना उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का लोड पकड़ के हम क्या करते हैं, वो बिल्डिंग बनाते हैं। तो वो जो 1.5 गुना लोड होना मतलब उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग लोड को, मतलब डब्लू को हम डब्ल्यू यू बनाते हैं। मतलब नॉर्मल लोड को, सर्विस लोड को अगर आप फैक्टर लोड बनाते हो, तो सर्विस लोड टू फैक्टर लोड जाने की प्रोसेस को ही पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। अगर आप स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनाओगे तो आपको 1.15 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आईएस कोड 456 में 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें दी है, डेड लोड प्लस लाई लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड और डेड लोड प्लस लाई लोड प्लस विंड लोड। तो आपको इसमें कुछ ध्यान में नहीं रखना है, इसमें इतना ध्यान में रखना है कि ये जो फैक्टर है कोलैप्स के लिए और सर्विसिबिलिटी के लिए इन्होंने अलग अलग वैल्यू यहाँ पे दी है। अगर मैं कोलैप्स के लिए ये लोड कॉम्बिनेशन अप्लाई करना चाहूंगा तो 1.5 जो भी आपका एग्जिस्टिंग डेड लोड है उससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1.5 इंटू एग्जिस्टिंग लाई लोड। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका फैक्टर लोड रहेगा। ठीक है। सेम फॉर दिस आल्सो। तो ये सारी कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे ड्यूरिंग एनालिसिस। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो और कुछ नई चीजें सीखेंगे रिलेटेड टू द बेसिक। ओके, किस तरीके से क्या क्या बेसिक है स्टैट्रो के लिए वो हम सीखेंगे। ऐसे 3 वीडियो आपके रहेंगे। ठीक है। ये 3 वीडियो खत्म होने के बाद हम डायरेक्टली स्टैट्रो के ऊपर जंप करेंगे। ओके। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और एनी अगर डाउट है तो मुझे जरूर पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।